नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि संस्थान की तरफ से विगत रीट भर्ती से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी पर डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लासेज में मानव शरीर तंत्रों से संबंधित आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन किया था। दूसरी क्लास में हमने मानव स्वास्थ्य संबंधित या बैलेंस डाइट संतुलित भोजन से संबंधित परिचर्चाएं की थी। उसी कड़ी में आज फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं विभिन्न प्रकार के रीट में आए हुए प्रश्नों का डिस्कशन करने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पढ़ाई से संबंधित बातें। उसी कड़ी में जो रीट में जो लास्ट एग्ज़ाम हुए थे उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा है। प्रश्न पूछा गया रीट 2015 के अंदर, और पूछने का तरीका था कि निम्नांकित जीवाणुओं में से बैक्टीरिया में से मानव जाति के लिए लाभकारी बैक्टीरिया कौन सा है, यानी जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो कौन सा है, इसको अपन को देखना है। तो पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई तीनों ही रीट लेवल 2 के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस और फंजाई होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट कोशिका होती है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट कोशिका, जबकि जो वायरस है वो यूकैरियोट्स होता है। वायरस को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। कवक जो होते हैं वो कवक हल्के बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। कवकों के अंदर सामान्यतया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन किया गया था 5 जगत प्रणाली का, तो 5 जगत प्रणाली के अंदर RH विटाकर ने बैक्टीरियाओं को मोनेरा जगत के अंदर वर्गीकृत किया था, जबकि जो कवक या फंजाई होते हैं उन्हें फंजाई जगत या जिसे माइकोटा जगत के नाम से जानते हैं उसमें सम्मिलित किया था। जबकि जो वायरस होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, उनको भी मोनेरा के अंदर रखा था। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो इनमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया कौन सा है इनमें, और फंजाई कौन सा है या वायरस कौन सा है। तो स्ट्रेप्टोकोकस है, ये बैक्टीरिया है। साल्मोनेला बैक्टीरिया है। पेनिसिलियम ये फंजाई है। तो ये पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। इनमें से जो स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया है, इसका उपयोग सामान्यतया दही और पनीर उद्योगों में किया जाता है। दही और पनीर उद्योगों के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि दूध को जब दूध के जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, चाहे वो दही है या पनीर है, उनके अंदर लैक्टोबैसिलस लैक्टेस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसकी जो स्पेसीज काम में आती है वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस नाम से पता चल रहा है, ये दूध से रिलेटेड है और दही पनीर उद्योगों में काम आता है। साल्मोनेला टाइफी, और साल्मोनेला टाइफी की वजह से जो रोग होता है उसका नाम होता है टाइफाइड। जो आपने रोग जब पढ़े थे तो उन पर इसमें डिस्कशन किया था, टाइफाइड रोग, जिसकी जांच भी स्पेशल की थी, बिडाल टेस्ट, याद हो तो साल्मोनेला टाइफी हानिकारक है क्योंकि इसकी वजह से टाइफाइड रोग होता है। जबकि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, इसका उपयोग पनीर दही उद्योगों के अंदर किया जाता है। तीसरा है पेनिसिलियम। ध्यान रहे कि जो पेनिसिलियम है ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कवक है, फंजाई है, फंजाई। तो ये तो वैसे ही वार हो गया क्योंकि 2 बैक्टीरिया हैं ये सभी। तो आंसर हो गया आपका पहला। तो लाभकारी बैक्टीरिया कौन सा हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस। यदि दूसरा पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस लैक्टेस। ये दोनों ही बैक्टीरियाओं का उपयोग सामान्यतया दही और पनीर उद्योगों में करते हैं। जब फर्मेंटेशन की या किण्वन की क्रिया करवाई जाती है तो उसमें कोई ना कोई सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। यह हानिकारक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है ही नहीं, ये कवक है अर्थात फंजाई है। और ये पेनिसिलियम वही फंजाई है जिससे पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इससे पेनिसिलियम नोटेटम कवक के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रेप्टोकोकस। पूरा नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं स्लाइड में कि बैक्टीरिया है क्या।
तो बैक्टीरिया से रिलेटेड अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरिया का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के खोजकर्ता माने जाते हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने बरसात के गंदे से पानी तथा दांत के मैल के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी और उन्होंने बैक्टीरिया नाम ना देकर बैक्टीरिया को एनिमलक्यूले नाम दिया था। बैक्टीरिया को क्या कहा था? एनिमलक्यूले। तो एनिमलक्यूले सबसे पहले बैक्टीरिया खोजा गया था। बैक्टीरिया पहली जीवित कोशिका भी है। एनिमलक्यूले सबसे पहले जंतुओं के अंदर खोजी गई जीवित कोशिका भी है। यह बैक्टीरिया का डायग्राम आपके सामने है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट कोशिका होती है। पांच जगत प्रणाली के अनुसार इसे मोनेरा जगत के अंदर वर्गीकृत किया गया है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होने के कारण इनमें विभिन्न प्रकार के जो झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक होते हैं, झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक वो इनके कोशिका द्रव्य में नहीं पाए जाते। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके चारों ओर सबसे बाहर की तरफ होता है कैप्सूल, जो कि एडिशन या आसंजक या चिपकाने से रिलेटेड होता है या ट्रांसमिशन से रिलेटेड हो सकता है या यूँ कहें कि ये सुरक्षा से रिलेटेड होता है। जब बैक्टीरिया विपरीत परिस्थिति में होता है तो ये सुरक्षा का काम करता है। ये रासायनिक प्रकृति से ये कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। किसका बनता है? ये पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। इसके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर की साइड में देखें तो ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो होती है उसका निर्माण सामान्यतया पेप्टिडोग्लाइकेन से होता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसे म्यूरिन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है। तो सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका भित्ति से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे आपको पूछे कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेलुलोज, पैक्टिन की बनी हुई होती है। इसके अलावा हेमीसेलुलोज वगैरह भी पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछे कि कवकों की फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए काइटिन की बनी हुई होती है। जबकि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। कोशिका भित्ति के अंदर होती है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन उसी प्रकार की होती है जैसे यूकैरियोट कोशिका के अंदर होती है। अर्थात यूकैरियोट कोशिका के अंदर यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन दोनों के द्वारा सेल मेम्ब्रेन का निर्माण। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की कोशिका झिल्ली के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। आगे देखें तो इसके अंदर भरा हुआ जो भी तरल पदार्थ बैक्टीरिया के अंदर होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, अर्थात साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें बैक्टीरिया के अंदर कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। ध्यान रहे कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो कार्य करता है उसे बोलते हैं मीजोसोम। कौन सी संरचना कहेंगे उसे? मीजोसोम कहेंगे। तो मीजोसोम ये काम करता है। मीजोसोम, मीजोसोम वही कार्य करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बैक्टीरिया के अंदर सामान्यतया अंदर की साइड में पाए जाने वाला जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट कोशिका के अंदर 80S प्रकार के पाए जाते हैं। ये राइबोसोम प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट दोनों के अंदर सामान्यतया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के डीएनए में डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो सामान्यतः वृत्ताकार होता है, सर्कुलर, जबकि यूकैरियोट कोशिका के अंदर डीएनए होता है वो सरल रेखीय प्रकार का होता है। इनके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मिड से रिलेटेड, जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्लाज्मिड वास्तव में मुख्य डीएनए के अलावा, या यूँ कहें कि मुख्य जीनोम के अलावा पाए जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए होता है। एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड का उपयोग सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी विधि में वाहक के रूप में या वेक्टर के रूप में करते हैं। तो प्लाज्मिड है क्या? तो प्लाज्मिड मुख्य डीएनए के अलावा पाए जाने वाले छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जिनकी संख्या सामान्यतः एक के अंदर लगभग 20 तक हो सकती है। प्लाज्मिड का उपयोग जीन अभियांत्रिकी विधि में सामान्यतया वेक्टर या वाहक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य के अंदर सामान्यतया विकसित केंद्रक नहीं होता। इनके अंदर कोई सुविकसित ऐसा केंद्रक नहीं पाया जाता जिसके चारों ओर कोई केंद्रक झिल्ली हो, जिसके गुणसूत्र के अंदर हिस्टोन प्रोटीन हो और जिसमें केंद्रिका उपस्थित हो। केंद्रिका नहीं होती, सामान्यतया कोशिका केंद्रिका झिल्ली नहीं होती और हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में उपस्थित नहीं होते। इसीलिए ऐसा जो अल्प विकसित केंद्रक जैसी संरचना होती है, केंद्रक जैसी संरचना वास्तव में केंद्रक नहीं होता, एक आदिम या यूँ कहें कि एक आदिम जमाने का केंद्रक इनमें पाया जाता है, उसे बोलते हैं जीनोफोर। जीनोफोर या उसी केंद्रक जैसी संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या उसी को एंशिएंट न्यूक्लियस के नाम से फिब्रिलर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो जीनोफोर क्या है? वास्तव में अल्प विकसित केंद्रक जैसी संरचना जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका नहीं पाई जाती, गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण इनमें वास्तविक गुणसूत्र का निर्माण भी नहीं होता, इनमें वास्तविक प्रकार के गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते। तो ये इसकी आउटलाइन है। आगे देखें तो हमने जो बैक्टीरियाज पढ़े थे, बैक्टीरियाज के अंदर सामान्यतया हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं पर चर्चा करनी होती है। बैक्टीरिया में हानिकारक सामान्यतया रोग होते हैं, जैसे आपने टीबी पढ़ा था जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ, लेप्रे या कुष्ठ रोग पढ़ा था जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से हुआ, ऐसे टेटनस पढ़ा था जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से हुआ, हैजा पढ़ा था जो कि विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। तो वो हानिकारक थे, हानिकारक बैक्टीरियाज थे। यहाँ पर कुछ लाभदायक बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो यही था। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसका उपयोग दही व पनीर उद्योग में किया जाता है। यह है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। इस लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का उपयोग दही पनीर उद्योग में किया जाता है। यह है एग्रोबैक्टीरियम इसका वास्तव में पूरा नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जिसका उपयोग टीआई प्लाज्मिड में करते हैं। और जो टीआई प्लाज्मिड है ये निफ जीन के ट्रांसफ़र में काम आती है। कौन सी जीन के ट्रांसफ़र में? निफ जीन नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर। नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर वो होती है जो ज़मीन के अंदर वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करती है। अर्थात ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आने वाली जीन है, उसे नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर कहते हैं। जो प्लाज्मिड काम आता है उसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इस टीआई प्लाज्मिड को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया काम में लेते हैं वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। आगे है बैक्टीरिया इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट है और इकोलाई बैक्टीरिया का उपयोग ह्यूमुलिन के निर्माण में करते हैं। ह्यूमुलिन का वास्तव में मतलब होता है संश्लेषित इंसुलिन। ये संश्लेषित इंसुलिन है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन प्रयोगशाला के अंदर सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया हार्मोन का उदाहरण है। ये प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले अमेरिका की कंपनी इल्ली लिल्ली ने बनाया था। और ये इंसुलिन मनुष्य के अंदर डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसे ह्यूमुलिन कहते हैं। तो ह्यूमुलिन का निर्माण करने में, जो डायबिटीज़ के रोगी में इंजेक्शन लगाते हैं, उसके निर्माण करने में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? इकोलाई। एक लिखा है इंटरफेरोन के निर्माण में। इंटरफेरोन का मतलब होता है वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन।
वायरस प्रतिरोधी प्रोटीन, यानी ऐसी प्रोटीन जो वायरस के एंटी काम करती है उसे इंटरफेरोन कहते हैं। इंटरफेरोन का निर्माण भी सबसे पहले वीजमान के द्वारा इकोलाई बैक्टीरिया से किया गया था। तो इंटरफेरोन किसके खिलाफ होता है? वायरस के खिलाफ। और सबसे पहले संश्लेषित किया गया हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण अमेरिका की कंपनी इल्ली लिल्ली के द्वारा किया गया था और इसका नाम रखा गया था ह्यूमुलिन। नेक्स्ट बैक्टीरिया है बीटी, बैसिलस थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस का उपयोग बीटी कॉटन बनाने में करते हैं। बीटी कॉटन एक विशेष प्रकार की जीएम क्रॉप है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाई या जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जीएमओ के नाम से जानते हैं। ये जो जीन रूपांतरित कॉटन है ये ऐसी कॉटन होती है जिसमें कीट प्रतिरोधी क्षमता होती है, अर्थात कीटों के प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न है कि बीटी कॉटन किसके प्रति प्रतिरोधी होती है? तो कीट, इंसेक्ट आके। और इसके निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया काम में लिया जाता है? बैसिलस थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस इस बैक्टीरिया के द्वारा क्राई प्रोटीन संश्लेषित की जाती है। उस क्राई प्रोटीन की वजह से इंसेक्ट की, कीट की डेथ हो जाती है। राइजोबियम, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सामान्यतया दाल वाले पादपों की जड़ों में होता है। जितने भी दाल पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर, नोडुल्स के अंदर उपस्थित होता है और इसका वास्तव में काम होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, अर्थात ये जमीन को उपजाऊ करने में काम आता है, इसलिए ये उर्वरक के निर्माण में काम आता है। तो राइजोबियम दाल वाले पादपों की जड़ों में जो गांठ होती हैं जिन्हें न्यूडल्स कहते हैं, नोडुल्स, उन नोडुल्स के अंदर पाया जाता है और इसका काम होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यह सहजीवन का उदाहरण है। सहजीवन, तो ये सहजीवी का उदाहरण होता है। सहजीवी सिम्बायोसिस का उदाहरण है। और सिम्बायोसिस का अर्थ होता है जिसमें दो जीव अलग अलग होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, फिर भी हमेशा अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे सहजीवन कहते हैं। एसिटोबैक्टर, इसका वास्तव पूरा नाम होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई का उपयोग करते हैं सिरका के निर्माण में। तो सिरका के निर्माण में किसका यूज़ किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। सिरका वास्तव में एसिटिक एसिड होता है। सिरका क्या है? एसिटिक एसिड। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई का उपयोग करते हैं सिरका में। राइजोबियम सहजीवन का उदाहरण है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, दाल वाले पादपों की जड़ों में पाया जाता है। बीटी बैसिलस थुरिनजेंसिस, लास्ट बार फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी व्याख्याता वालों को भी आया था, बस ये पूछा था बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ क्या है। तो बीटी का अर्थ क्या हो गया? बैसिलस थुरिनजेंसिस। और ये बीटी कॉटन किसके रेसिस्टेंस होती है? प्रतिरोधी कीटों के। सबसे पहले संश्लेषित किया गया हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण कौन से बैक्टीरिया से किया जाता है? इकोलाई बैक्टीरिया से। वायरस के प्रतिरोधी जो प्रोटीन शरीर के अंदर संश्लेषित होते हैं क्या कहलाते हैं? इंटरफेरोन कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है कीटाहारी पादप कौन सा है? कीटाहारी पादप, ये क्वेश्चन रीट 2017 में आया था। कीटाहारी यानी ऐसे पादप जो कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कीटाहारी पादप कहलाते हैं। ये कीटाहारी पादप इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं क्योंकि ये सामान्यतः ऐसी ज़मीन में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इनकी मजबूरी होती है कि ये नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये ऐसी ज़मीन में होंगे जहाँ नाइट्रोजन की क्या होगी? कमी। नाइट्रोजन की कमी वाली जमीन के अंदर पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटाहारी पादप कहलाते हैं। सामान्यतः पादप कीटाहारी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, एक पादप है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा, ये ड्रोसेरा कीटाहारी पादप का उदाहरण है। एक पादप है डायोनिया। डायोनिया। एक पादप है निपेंथिस। निपेंथिस। निपेंथिस को घट पादप या पिक्चर पादप के नाम से भी जाना जाता है। और एक है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, ये कीटाहारी पादपों के एग्जाम्पल हैं जो आपको सीधे याद रखना है। ड्रोसेरा, डायोनिया, निपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया। ये जो यूट्रिकुलेरिया पादप है ये जलीय पादप है
हाइड्रोफाइट प्लांट्स का उदाहरण है जो संकटग्रस्त भी है। तो आपको पूछा है कि कीटारी पादप कौन सा है, तो ये कीटारी पादप है। इनमें से आपको दे रखा है यूट्रिकुलेरिया, तो यूट्रिकुलेरिया कैसा पादप हो गया, कीटारी। इनके अलावा पूछे तो ड्रोसेरा, डायोनिया और नेपेंथिस। इनको भी देखते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है कसकोटा, कसकोटा यानी अमरवेल, अमरवेल कसकोटा, ये परजीवी पादप का उदाहरण है। ये कैसा पादप है, परजीवी। तो ये पैरासाइट्स का उदाहरण है। और पैरासाइट से शब्द का मतलब होता है जिसमें सामान्यतया एक जीव दूसरे से पोषण लेते हैं और धीरे धीरे वो एक को नुकसान और एक को लाभ होता है। तो इनके अंदर जो संबंध होता है परजीवियों के अंदर वो प्लस माइनस का होता है। परजीवी में एक जीव दूसरे से पोषण लेता है, तो ये परजीवी हो गया। ये कैसा पादप हो गया, कीटाहारी पादप। मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा जिसे भारतीय चिलम पादप के नाम से भी जानते हैं, भारतीय चिलम पादप, इंडियन पाइप प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय चिलम पादप वास्तव में मृतोपजीवी पादप का उदाहरण है, याद रखें, इम्पोर्टेंट भी है। मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का उदाहरण होता है। और सैप्रोफाइटिक पादप वे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पादप जो सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। और भारतीय चिलम पादप मोनोट्रोपा जिसे कहते हैं, ये मृतोपजीवी का उदाहरण है। एक है ओरोवेंकाई, ओरोवेंकाई भी परजीवी पादप है, ये परजीवी पादप। तो ये जो पादप हैं ओरोवेंकाई, कसकोटा, ये परजीवी हो गए। यूट्रिकुलेरिया कीटाहारी हो गया। और मोनोट्रोपा क्या है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब सड़े गली चीज़ों से जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मृतोपजीवी। कीटाहारी पादपों के अन्य एग्जाम्पल आपने क्या सुने थे, ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। पादप के कौन सा भाग है जो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसके अंदर गुणसूत्र का एक सेट पाया जाता है, उसे हैप्लॉइड कहते हैं। सामान्यतया ध्यान रहे कि उच्च वर्ग के पादप और जंतु जितने भी हैं ये इनकी सामान्यतया पूरा शरीर द्विगुणित होता है। जैसे हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का अधिकांश कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जबकि नर शरीर के अंदर स्पर्म शुक्राणु अगुणित होता है। उसी प्रकार मादा शरीर के अंदर जो एग होता है, ओवम होता है, वो भी अगुणित होता है क्योंकि इनके अंदर गुणसूत्र का एक सेट पाया जाता है। तो ये जो अगुणित शब्द है, अगुणित का मतलब होता है गुणसूत्र का एक सेट अर्थात n, जबकि यदि 2n होता है तो इसका मतलब होता है द्विगुणित। शरीर के अधिकांश भाग में उपस्थित कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित, जबकि जो युग्मक सेल होती हैं, युग्मक सेल होती हैं वो होती हैं अगुणित होती हैं। तो ये देखा कि युग्मक शब्द दे रखा है। अब युग्मक का मतलब क्या हो गया कि सामान्यतया होता यह है कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान क्रमागत कुछ परिवर्तन शरीर के अंदर होते हैं। जैसे यो समझें कि पहला जो होता है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन में युग्मक जनन, युग्मक जनन। युग्मक जनन की क्रिया सबसे पहले होती है गैमेटोजेनेसिस की क्रिया। युग्मक जनन में दो बन सकते हैं, एक बनते हैं नर युग्मक, एक होते हैं मादा युग्मक। और जब ये युग्मक बनते हैं, नर युग्मक या मादा युग्मक, नर युग्मक को जैसे अपन मनुष्य के लिए शुक्राणु शब्द बोलते हैं, मादा के लिए अंडाणु शब्द बोलते हैं, वैसे ही पादपों के अंदर सामान्यतया नर युग्मक को अपन माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं, परागकण शब्द यूज कर सकते हैं, जबकि मादा के लिए गुरु बीजाणु शब्द का यूज किया जाता है। युग्मक जनन की क्रिया जब होती है तो ये युग्मक इसलिए अगुणित होते हैं क्योंकि युग्मकों का निर्माण सामान्यतया अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन वह विभाजन है जिसके दौरान सामान्यतया जननिक कोशिकाओं की अपेक्षा जो संतति कोशिका होती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि युग्मक जनन की क्रिया के दौरान कौन से कोशिका विभाजन होते हैं। तो पहला अंश समसूत्री,
अर्धसूत्री दोनों। प्रारंभिक स्टेज में समसूत्री विभाजन होते हैं, जबकि अंतिम अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से सामान्यतया ये युग्मक कैसे हो जाते हैं, अगुणित। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही कैसे हुए, अगुणित। और जब युग्मक जन्म की क्रिया हो जाती है, जब ये दोनों मिलेंगे फिर नर युग्मक और मादा युग्मक, उससे बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो दूसरे नंबर पर होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन के बाद सामान्यतया बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट का मतलब युग्मनज, तो युग्मनज बन गया। यहाँ पर नर युग्मक अगुणित था, मादा युग्मक भी अगुणित था, और जब ये दोनों आपस में, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद बनने वाली संरचना जाइगोट युग्मनज कहलाती है। और ये N और N मिलकर के कैसा हो गया, 2N। जाइगोट द्विगुणित होता है। इन युग्मकों को हटा दिए जाए तो युग्मकों को छोड़कर शरीर की अधिकांश कोशिकाएं द्विगुणित ही होती हैं। तो देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि अगुणित संरचना कौन सी है, तो युग्मक। युग्मक की जगह आपको नर युग्मक शब्द हो सकता था, मादा युग्मक शब्द हो सकता था, शुक्राणु जैसा शब्द हो सकता था, अंडाणु ओवम जैसा शब्द हो सकता था, या नर युग्मकोद्भेद मेल गैमेटोफाइट हो सकता था, या मादा युग्मकोद्भेद फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट का मतलब भी हैप्लॉइड से होता है। बाकी ये जो तीनों संरचनाएं दे रखी हैं, ये तीनों के तीनों संरचनाएं कैसी होती हैं, 2N होती हैं। ये परागकोश, अंडाशय और पुष्प, ये संरचना कैसी हो गई, 2N। तो अगुणित कौन सा हो गया, युग्मक। युग्मक अगुणित क्यों हुआ, क्योंकि इनका निर्माण कौन से कोशिका विभाजन से होता है, पहले समसूत्री और बाद में अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से ये पुष्प की संरचना बनाई है, क्योंकि इसमें जो भाग दे रखे थे परागकोश, अंडाशय, पुष्प, तो पुष्प वास्तव में एक रूपांतरित प्रोहोशीर्ष होता है, एक मॉडिफाइड शूट एपेक्स होता है। विज्ञान एक प्रोफेसर गोथे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि वास्तव में जो पुष्प है वो पत्ती का ही एक रूपांतरण होता है। जैसे जैसे पत्ती रूपांतरित हो जाती है तो उससे पुष्प बनने लगता है। और पुष्प पादप के अंदर जननिक भाग है, यानी जनन की क्रिया में पादप का जो भाग, पादप शरीर का जो अंग भाग लेता है, उसी को अपन पुष्प कहते हैं। इस पुष्प के अंदर पुष्प जिस जगह पर लगता है उसे बोलते हैं पुष्प व्रंत। ये पुष्प व्रंत, व्रंतनुमा संरचना या डंडेनुमा संरचना जहाँ पर पुष्प बनेगा उसे बोलेंगे पुष्प व्रंत। पुष्पासन, पुष्पासन, और ये सबसे बाहर की जो संरचना होती है इसे बोलते हैं बाह्य दल। पुष्प के अंदर वास्तव में 4 चक्र माने जाते हैं, एक बाह्य दल, एक दल, एक पुमंग और एक जायांग। बाह्य दल सबसे बाहर होता है, नाम से पता चल रहा है, जो बाहर की तरफ सुरक्षात्मक या सहायक चक्र के रूप में होता है उसे बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल के अंदर होता है दल। बाह्य दल और दल, इन दोनों का वैसे जनन से कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए ये दोनों सहायक चक्र के नाम से जाने जाते हैं, ये सहायक चक्र में आते हैं। तीसरा होता है पुमंग। ये जो पुमंग है ये वास्तव में पुमंग या एंड्रोइसियम, ये पुमंग नर जननांग से संबंधित होता है। पुमंग किससे रिलेटेड है, नर जननांग। और पुमंग की जो इकाई होती है उसे क्या कहेंगे, पुंकेसर, यानी जो पुंकेसर शब्द है यह नर जननांग से रिलेटेड होता है। उसी प्रकार जो जायांग होता है गाइनोइसियम, ये जायांग मादा जननांग से रिलेटेड होता है। पुमंग जैसे हमारे शरीर के अंदर वृषण बोलते हैं नर में, उसी प्रकार पादपों के अंदर जननिक संरचना को पुमंग कहते हैं, पुंकेसर इसकी इकाई होती है, और जायांग मादा जननिक संरचना होती है, इसकी इकाई को बोलते हैं अंडप कहते हैं। तो ये दोनों जो पुमंग और जायांग हैं ये दोनों अनिवार्य चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनिवार्य चक्र, इसेंशियल साइकिल। तो जो पुष्प के अंदर कितने चक्र हुए, 4, बाह्य दल और दल दोनों को मिलाकर सहायक चक्र, क्योंकि इनका जनन से वास्तव में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। जबकि पुमंग और जायांग दोनों को बोलते हैं अनिवार्य चक्र, ये वास्तव में जनन से रिलेटेड संरचना होती हैं। फिर इस पुंकेसर को भी खोल करके रखा गया है, यहाँ देखें पुंकेसर, इस पुंकेसर जो नर जननांग पार्ट है उसके भी अंदर ये जो पूरी संरचना है इसे बोलते हैं पुतंतु।
क्या कहेंगे इस संरचना को? पुतंतु के नाम से जाना जाता है। पुतंतु बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये संरचना जो होती है उसे बोलते हैं योजी, कनेक्टिव, यानी योजी ये कनेक्टिव होती है, योजी। और ये जो पूरी संरचना बना रखी है इसका नाम है परागकोश। परागकोश, पोलन सैक या एंथर कहते हैं। परागकोश वह संरचना होती है जिसके अंदर पराग कण भरे रहते हैं, और पराग कणों का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसके अंदर वास्तव में लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, ये लघु बीजाणु, और इसे बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु यानी कि जो परागकण होते हैं वो उनका निर्माण भी सामान्यतः एक बार जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान 4 परागकण बनते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से बोलते हैं टेट्राड। जो माइक्रोस्पोर होते हैं 4, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? टेट्राड। तो ये पुंकेसर निर्जननांग के पार्ट हुए, एक पुतंतु हुआ, एक कनेक्टिव हुआ, एक परागकोश। परागकोश के अंदर क्या रहते हैं? परागकण भरे हुए रहते हैं, और परागकणों का निर्माण होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये मादा जननांग का पार्ट लिखा हुआ है, और मादा जननांग पार्ट के अंदर देखें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं अंडाशय। मादा जननांग के अंदर भी पुष्प में कितने पार्ट होते हैं? 3। एक अंडाशय, ये जो संरचना यहाँ से यहाँ तक बना रखी है इस संरचना का नाम है वर्तिका अर्थात स्टाइल कहते हैं, और एक होती है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो मादा जननांग के अंदर भी कितने पार्ट हुए? 3। एक अंडाशय, एक वर्तिका और एक वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र स्टिग्मा वह भाग होता है जहाँ पर परागकण जाकर के गिरते हैं, और परागकण जाकर के गिरते हैं उसी को अपन परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। और ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय वही भाग होता है जहाँ से आगे चलकर फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? फल का। तो फल का निर्माण पादपों के कौन से भाग से होता है? अंडाशय से होता है। जिन पादपों के अंदर सामान्यतया अंडाशय का डेवलपमेंट नहीं होता उनके अंदर फल का निर्माण नहीं होता है। इस अंडाशय के अंदर होता है फिर बीजांड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा? ओव्यूल या बीजांड, और बीजांड से बनते हैं फिर बीज। तो बीज का निर्माण तो किससे होता है? बीजांड से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र किसके पार्ट हुए? मादा जननांग के। और एक पुतंतु, फिलामेंट, कनेक्टिव, परागकोश किसके पार्ट हो गए? पुंकेसर के। पुमंग जायांग कौन से चक्र के अंदर आते हैं? अनिवार्य, एसेंशियल साइकिल। जबकि बाह्य दल और दल किसके अंदर आएंगे? सहायक चक्र। तो ये पुष्प की अपन संरचना। पादपों का कौन सा भाग है जो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है? पुष्प भाग लेता है। पुष्प वास्तव में किसका मॉडिफिकेशन होता है? पत्ती का मॉडिफिकेशन होता है। आगे एक प्रश्न पूछा गया था, रेशेदार मूल का उदाहरण क्या है? ये आरटेट 2012 के अंदर पूछा गया कि रेशेदार फाइब्रस मूल कौन सी है? फाइब्रस मूल कौन सी है? तो फाइब्रस मूल कौन सी है? तो अपन पहले ये देखें कि वास्तव में जैसे ये भूमि पार्ट मान लेते हैं, इसके नीचे की साइड में जो पार्ट निकल के जाता है उसे बोलते हैं मूलांकुर, जिससे आगे चल कर के क्या बनेगी? मूल का निर्माण होगा। और जो जमीन के ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रांकुर, जिससे आगे चलकर प्रोसीड्स का निर्माण होता है। इधर से प्रोसीड्स बन गया और इधर से बनता है फिर मूल शीर्ष। ये पार्ट, ये जो भूमिगत भाग होता है, भूमिगत भाग जो जमीन के अंदर रहता है, इस भाग को बोलते हैं सामान्यतया जड़। इस भाग से आगे चलकर बनता है तना, और तना से ही आगे चलकर ब्रांचेज निकल जाती हैं।
तो इसमें प्रश्न पूछा है कि रेशेदार मूल का उदाहरण क्या है। और जब ये मूलांकुर वाला पार्ट प्रारंभिक रूप में जब जन वृद्धि करता है तो इससे बनने वाली जो जड़ होती है, रूट होती है, उसे प्राइमरी रूट कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। और प्राथमिक जड़ इस वाले भाग को छोड़कर साइड से जब निकल के जाती हैं तब उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी जड़। प्राइमरी जो मूलांकुर के एकदम टिप शीर्षस्थ भाग एपाइकल पार्ट से बनती है प्राइमरी, और जो साइड से निकलती है कहीं से भी तब उसे बोलेंगे सेकेंडरी। और जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपस में मिल जाती हैं तब उन्हें बोलते हैं टेप रूट या मूसला मूल। ये टेप रूट कहलाती हैं, तो मूसला मूल कहलाती हैं। यदि इस मूलांकुर वाले भाग को छोड़कर, यानी नीचे वाले भाग को छोड़कर अन्य कहीं से भी रूट निकलती है, कहीं से भी जड़ निकलती है, तब उसे एडवेंटेटिव रूट या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो अपस्थानिक जड़ वो जड़ का पार्ट होता है, वो जड़ होती है जो कि मूलांकुर भाग को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान से निकलती है, जबकि एकदम जो मूलांकुर का टिप पार्ट होता है उससे निकलने वाली जड़ को प्राइमरी, साइड से निकलती है सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मूसला मूल के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं आगे एक स्लाइड है, टेप रूट। टेप रूट में क्या था, एक एकदम शीर्षस्थ भाग पर जा रही थी, शीर्षस्थ भाग पर निकलेगी प्राइमरी होगी, साइड से निकलेगी क्या होगी, सेकेंडरी कहलाएगी। और जब ये पार्ट पूरे के पूरे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मिल जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, टेप रूट कहते हैं या मूसला मूल के नाम से जाना जाता है, मूसला मूल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सामान्यतः यह है कि जो फाइब्रस रूट होती हैं उसमें कोई मूल जड़ नहीं होती, ये गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। तो गुच्छे के रूप में, जो ग्रुप के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें किसी प्रकार की एक मूल रूट दिखाई नहीं देती, उन्हें बोलते हैं फाइब्रस। तो आपको जो प्रश्न पूछा वो पूछा गया था कि फाइब्रस रूट किसके अंदर पाई जाती है, रेशेदार मूल का उदाहरण क्या है। तो रेशेदार मूल का उदाहरण क्या है, इसमें से मक्का। देख लेते हैं कि रेशेदार जड़ों के उदाहरण क्या हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, घास है, गन्ना है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि सामान्यतः जिनके अंदर एक मूल रूट नहीं होती, उसमें कोई गुच्छे के रूप में पाई जाने वाली जड़ें होती हैं जो समूह के रूप में होती हैं, उन्हें बोलते हैं फाइब्रस। और जिसके अंदर एक मूल जड़ होती है, साइड में निकली हुई रहती हैं, उन्हें बोलते हैं टेप रूट। जैसे कि गाजर है, मूली है, आम है, नीम है। और इस भूमिगत पार्ट मूलांकुर के अलावा, इस मूलांकुर के अलावा कहीं से भी जड़ निकल जाती है तब उसे बोलेंगे अपस्थानिक या एडवेंटेटिव। मूल का वास्तव में काम होता है नीचे से सामान्यतः जल का अवशोषण करना, विभिन्न तरीके के जो पोषक पदार्थ खनिज तत्व होते हैं उनका अवशोषण करने का काम करती है। जबकि पादप का जो वायवीय भाग होता है, जो भूमि के ऊपर वाला पार्ट, तना है, पत्ती है, पुष्प है, शाखा है, ये वायवीय एरियल पार्ट होते हैं। इनका काम होता है या तो प्रकाश संश्लेषण या दूसरी किसी भी जैविक क्रिया को संपन्न करना। इसी कड़ी में आगे जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो है कि कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जंतुओं को भी खा जाते हैं, जंतुओं को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और पादपों को, इन्हें कहा जाता है। तो जंतु और पादप दोनों को खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाहारी, शाकाहारी। देखते हैं शाकाहारी जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी, ये हर्बीवोरस का मतलब होता है जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। और जो पेड़ पौधों के साथ साथ, पेड़ पौधे तो खाते ही खाते हैं, पेड़ पौधे प्लस जंतु दोनों को खा जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वाहारी, ओमनिवोरस कहा जाता है। तो ओमनिवोरस का मतलब हो गया जो पेड़ पौधे भी खाएंगे और जंतु भी खाएंगे। तो यहाँ है पौधे और जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर्वाहारी कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे, और जो सिर्फ पेड़ पौधों से ही अपना भोजन डायरेक्ट प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, शाकाहारी। हम भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सर्वाहारी, हम भी सर्वाहारी हैं क्योंकि हम पेड़ पौधे भी और जंतु दोनों का यूज करते हैं। शाकाहारी सिर्फ पेड़ पौधों से ही
होते हैं, पर ही आश्रित रहते हैं, जैसे कि गाय भैंस वगैरह हो सकते हैं। एक शब्द है मांसाहारी, कार्निवोरस। मांसाहारी बेजंतु होते हैं जो मांस ग्रहण करते हैं, अर्थात जीवित जो जानवर होते हैं उनको मार करके खा जाते हैं या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, भक्षक प्रकृति के। इनके अंदर विशेष प्रकार के चीरने फाड़ने वाले दांत पाए जाते हैं। एक दे रखा है परभक्षी, प्रीडेशंस। जो प्रीडेशंस होते हैं परभक्षी, जो एक शब्द होता है परजीवी, एक शब्द होता है परभक्षी, परजीवी और परभक्षी। परजीवी और परभक्षी दोनों में समानता तो यह है कि इनमें एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। इसमें भी एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। परजीवी में एक जीव दूसरे से पोषण ग्रहण करता है, जिससे एक को लाभ होता है और दूसरे को धीरे धीरे नुकसान। लेकिन परजीवी में एक जीव दूसरे को मारकर नहीं खाता, वो जीवन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, जीवन के लिए दूसरे पर। जैसे कि अभी आपने कमरवेल देखा था, वो परजीवी पादप का उदाहरण था। उसी प्रकार जानवरों के शरीर के ऊपर भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो उससे पोषण लेते रहते हैं। अपनी सिर के अंदर भी जू पड़ जाते हैं। ये जो भी परजीवी का उदाहरण है, ये परभक्षी नहीं है, क्योंकि परभक्षी वो होता है जो दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, दूसरे जीव को मार कर। जैसे कि चीता है, शेर है, ये जीवित जानवर को मार कर खाते हैं, या बाज है, पक्षियों को डायरेक्ट मार कर खाता है। तो जो मार कर खाते हैं उन्हें बोलते हैं परभक्षी, और जो जीवन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? परजीवी। ये परजीवी फिर अंतः परजीवी भी हो सकते हैं और बाह्य परजीवी भी हो सकते हैं। अंतः परजीवी जैसे हमारे शरीर के अंदर भी अंतः परजीवी होते हैं, जैसे टीनिया सोलियम हो सकता है, टीनिया सोलियम, जिससे टीनियसिस रोग होता है, या एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस की स्पेसीज होती हैं, वो सब अंतः परजीवी के उदाहरण होते हैं। और बाह्य परजीवी जो सतह पर पाए जाते हैं, बाहर की साइड से ही पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। तो ये अपन ने पिछले भर्ती में आए हुए जो क्वेश्चंस थे उन पर डिस्कशन किया, जिसके अंदर अपन ने विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर, चाहे वो परभक्षी है, परजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी क्या होते हैं, या यूँ कहें कि परभक्षी क्या होता है, सर्वहारी, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी सी डेफिनेशंस देखी। दूसरा अपने बैक्टीरिया को हल्का सा डिटेल में लिया, बैक्टीरिया की संरचना देखी, लाभदायक बैक्टीरिया कौन से हैं, हानिकारक बैक्टीरिया कौन से हैं, उन पर हल्का सा डिस्कशन किया। इसी कड़ी में आगे की जो चर्चाएं हैं वो आगे की क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने धैर्यपूर्वक सुना। नमस्कार।